अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनडीए सरकार दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड की स्थिति पर दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों की बैठक में उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि इस महामारी से लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट है। गृह मंत्री ने कल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों की भी जानकारी दी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से ये सुनिश्चित करने की अपील की कि इन फैसलों को व्यावहारिक रूप से धरातल पर पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि लोगों के हित में दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम करें। श्री शाह ने कहा कि राजनीतिक एकता जनता का भरोसा बढ़ाएगी और राजधानी में महामारी की स्थिति में सुधार होगा। गृह मंत्री ने कहा कि नई तकनीकों के जरिए कोविड जांच की क्षमता बढ़ाई गई है। इस बैठक में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कोविड-19 के संबंध में अपने अपने सुझाव रखे। उन्होंने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली के तीनों नगर निगमों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस बीच गृह मंत्री ने आज दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल का जायजा लेने के बाद अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक शामिल थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार किया गया। उन्होंने इस कठिन समय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निर्बाध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ भी बैठक की थी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा संकट में फंसी अन्य कंपनियों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अब तक 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऋण को मंजूरी दी जा चुकी है। वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव देवाशीष पंडा भी इस बैठक में मौजूद थे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में ब्रिगेड कमांडर और कमांडिंग अफसर स्तर की बातचीत चल रही है। ये वार्ता गलवान घाटी के नजदीक PP-14 और हॉट स्प्रिंग के PP-17 क्षेत्र में हो रही है। 6 जून को दोनों देशों के सेना कमांडर स्तर की वार्ता के बाद भारत और चीन के बीच वार्ताओं का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में है। आज उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक वर्चुअल रैली में उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का घनिष्ठ संबंध है और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि यह रोड बनने के कारण कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालें। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सड़क से कैलाश मानसरोवर यात्रा की दूरी काफी कम हुई है। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को आज नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के कार्यालय में बुलाकर उनसे पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबरों के अनुसार इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मियों की गिरफ्तारी के मामले में आपत्ति पत्र सौंपा गया। सूत्रों ने बताया है कि आपत्ति पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि गिरफ्तार कर्मियों से किसी प्रकार की पूछताछ न की जाए और न ही उन्हें परेशान किया जाए। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राजनयिक कर्मियों की रक्षा और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने श्री हैदर शाह से उन दोनों कर्मियों और उनके सरकारी वाहन को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को तुरंत वापस करने को कहा है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विश्वसनीय प्रतिभा और दक्षता का स्रोत है। नई दिल्ली में प्रवासियों के संरक्षकों के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विश्व के साथ भारत के संबंधों का सार मानव संसाधन है। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर प्रत्याशित प्रवासियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और कल्याणोपाय करने पर है। Many of our workers who after long years of service abroad return with advanced skills and abilities could contribute to India's development. In fact, we are engaged in such data capture and mapping as an accompanying element of the Vande Bharat mission that is currently underway. MEA has facilitated data flows to NSDC to develop Swadesh, a database for skilled workers. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अब 51% से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमित करीब 1,70,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,419 लोग संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय लगभग 1,53,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,502 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर देश में संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,32,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 325 लोगों की मौत होने के साथ ही देश भर में मृतकों की संख्या 9,520 हो गई है। मृत्यु दर 2.86% है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,15,000 से अधिक कोरोना जांच की गई। अब तक कुल 57,74,000 से अधिक कोरोना की जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इन खबरों का खंडन किया है कि उसने कोविड-19 के देश में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बारे में कोई अध्ययन किया है। इन खबरों में कहा गया था कि इस कथित अध्ययन के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण नवंबर पर अपने शीर्ष पर होगा। परिषद ने कहा है कि ये समाचार पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अटकलें निराधार हैं। केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने ऑनलाइन अग्रिम भुगतान घोटालों और नकली सैनिटाइजर बनाने में मेथनॉल के उपयोग के बारे में इंटरपोल से मिली सूचना के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को अलर्ट जारी किया है। अन्य देशों में भी ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां कोविड-19 महामारी के दौरान हैंड सैनिटाइजर की भारी मांग के कारण नकली हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए मेथनॉल के उपयोग का पता चला। मेथनॉल मानव शरीर के लिए अत्यधिक विषाक्त और खतरनाक हो सकता है। तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार से इस महीने के अंत तक चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने कहा है कि दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक खुले रहेंगे। पूर्ण लॉकडाउन वाले इलाकों में रहने वाले सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को 1,000 रुपए की राहत दी जाएगी। चेन्नई और इसके आसपास के जिलों में कोविड-19 संक्रमण के नए मामले बढ़ने के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है। मतदान 6 जुलाई को होगा। वोटों की गिनती उसी दिन की जाएगी। चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 18 तारीख को जारी होगी। राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी सहित विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।